हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीएनसी का लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन स्टार्ट कर दिया था कि परमुटेशन होता क्या है, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग परमुटेशन पर ही डायलॉग बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो परमुटेशन क्या था, आपका अरेंजमेंट होता था। ठीक है, आपके पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उनका आपको अरेंजमेंट करना था। उनमें से आपको r एलिमेंट लेने थे n से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो आया था वो था कैसा, आपका p ऑफ n कॉमा r, इसको हम लोग npr भी लिखते हैं, और ये था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला डेराइव किया गया था वो इसके लिए था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें से आपको r ऑब्जेक्ट लेकर के उनका अरेंजमेंट करना होता था। जहाँ पर n क्या होता था, आपका n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था, और जो r है वो आपका n से छोटा या बराबर हो सकता है, बट हमेशा 0 से बड़ा रहने वाला है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये r पर कंडीशन थी, और ये n जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास में टोटल, ये उसकी कंडीशन थी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग डायलॉग प्रॉब्लम कुछ करने वाले हैं, अब और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से कि क्या है। पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 different rings can be worn in 4 fingers। ठीक है, 3 different rings हैं आपके पास में with at most 1 in each finger। ठीक है, यहां पर ये बोला गया है with at most 1 in each finger, मतलब एक फिंगर में आप एक से ज्यादा आप रिंग को नहीं पहन सकते। तो रेपिटेशन को उसने अलाउ नहीं किया, यहाँ पर रेपिटेशन के लिए ही बोला गया है उसको, कि मतलब आप पता चले कि किसी ने चारों रिंग एक ही उंगली में पहन ली है, तो वो उसने बोल रखा है कि आपको एक ही फिंगर में एक ही रिंग पहननी है मैक्सिमम। एटमोस्ट का मतलब है एक से ज्यादा नहीं पहन सकते। इसका ये मतलब निकलेगा कि आप ना भी पहने वो भी चलेगा केस, वो भी केस आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब ये होता है मैक्सिमम आप इतना ले सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम 0 भी हो सकता है आपका। तो यहां पर देखिए आपके पास में रिंग कितनी है, 3 डिफरेंट रिंग्स हैं, R1 R2 एंड R3। ये 3 डिफरेंट रिंग्स हैं आपके पास में, और आपके पास में 4 फिंगर है। ठीक है, फिंगर 1, फिंगर 2 एंड फिंगर 3, फिंगर 4। ठीक, अब इन फिंगर्स में आपको रिंग पहननी है। तो जब आप पहली रिंग उठाओगे, पहली रिंग जब आपने उठाई, तो पहली रिंग को पहनने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास में। आप पहली रिंग F1 में पहना सकते हो, F2 में पहना सकते हो, F3 में पहना सकते हो, F4 में पहना सकते हो। मतलब पहली रिंग के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो पहली रिंग को पहनने के तरीके कितने हैं, 4 तरीके से पहना जा सकता है। दूसरी रिंग को अगर देखें, दूसरी रिंग बचे हुए इन 3 में से किसी के एक पास जा सकती है, तो 4 3 एंड R3 2, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कि आप 3 डिफरेंट रिंग्स 4 फिंगर्स में कैसे पहन सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका उस मेथड से जो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा था, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। बट इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे करें, जो एनपीआर पढ़ रखा हमने। तो यहाँ पर एन हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है हमारे पास में 4, तो एन की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पर। ठीक है, और आपको कितनी रिंग पहनानी है, 3 रिंग पहनानी है आपको। तो आपके पास में जो आर है वो कितना हो गया आपका 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, पर देखा तो आर जो होता है वो कभी इसको एक्सीड नहीं करता। ठीक है, इसके बराबर हो सकता है, एक्सीड कभी नहीं करेगा। तो आपके पास में पूछा इसने ये है कि आप कितने तरीके से 3 डिफरेंट रिंग्स को 4 फिंगर्स में आप पहना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहां से टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू NPR यानी कि 4P3। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो यहां से इसको भी सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 24, यहां से भी कितना है 24 है। तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही बेसिक मेथड है करने का। ठीक है, उससे आप मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। 7 एथलीट्स है जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से आपको 3 प्राइजेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट 3 प्राइजेस कौन जीत सकता है। तो यहाँ पर जो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में टोटल, एन की वैल्यू कितनी है 7। इन 7 पार्टिसिपेंट्स को आपको
प्राइस देना है, और प्राइस कितने आपके पास में 3 है, तो आर कितने हैं आपके पास में 3 हो गया। यहाँ पर कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो फॉर्मूला क्या होता है एन पी आर, एंड दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर आपका 7p3 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 करेंगे 4 फैक्टोरियल आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करा लेंगे 210। तो 210 आपके पास में टोटल वेज आए हैं जितने तरीके से आप इन तीनों प्राइजेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू चलें तो कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास में कितने प्राइजेस हैं, 3 प्राइजेस हैं आपके पास में, ठीक है। इन 3 प्राइजेस को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बांटना किसको है, वो जो 7 एथलीट्स थे आपके पास में। तो पहले प्राइज के पास में कितने ऑप्शन है, कितने के पास जा सकता है, 7 लोगों के पास में जा सकता है, तो 7 आ गया, ठीक है। सेकेंड प्राइज के लिए कितने लोग बचे, 6। ऐसे ही यहां से कितने लोग बचे आपके 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से भी 210 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये अल्टीमेट यहाँ जो ओपन होके आता लास्ट में वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही रखा होता, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 210 आ गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाई 5 फ्लैग्स, ठीक है। 5 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाना है, और वो 5 फ्लैग्स कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर से आपको 5 फ्लैग्स लेने हैं और उनकी आपको क्या बनानी है, सिग्नल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर 8 फ्लैग्स यानी कि जो n हो गया वो कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। कितने फ्लैग्स का आपको सिग्नल बनाना है, 5, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो कितने टोटल सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू NPR यानी कि 8p5। तो यहां से 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे 8 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है इसमें, 8p5 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है। 6 पर्सन आपके पास में, उनको आपको लाइन में खड़ा करना है, कितने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो आपका एक था कि यहाँ पर जब आपके पास में n ऑब्जेक्ट हैं और आपको सारे के सारे एक बार में लेने हो, यानी r भी कितना हो गया आपका n हो गया, ठीक है। परमुटेशन की डेफिनेशन क्या थी, टेकिंग ऑल और सम ना, परमुटेशन की अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल और सम, या तो आप कुछ ले लें उससे कम, या फिर आप सारे के सारे एलिमेंट लेकर के उनका अरेंजमेंट करना चाहें। तो आपके पास में 6 पर्सन हैं, उन सबको आपको अरेंजमेंट बनाना है, लाइन में खड़ा करना है। कितने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 ही पर्सन है आपके पास में, n कितना है आपके पास में 6, और उन सबको अरेंज करना है, यानी कि r की वैल्यू भी कितनी है 6। तो फॉर्मूला कितना हो गया 6p6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 फैक्टोरियल, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से 6 फैक्टोरियल यानी 720 आपका आंसर आ गया। और वैसे भी NPN कितना होता है आपका n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ से 6p6 आपका कितना आ गया 6 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ से 6 पर्सन को लाइन में खड़ा करने के, वो कितने हैं NPN यानी कि 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस प्रॉब्लम को देखें तो क्या कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 मैन एंड 4 वुमेन, ठीक है, इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस पर ही बैठेंगी। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। आपके पास में 8 मैन है एंड 4 वुमेन है, यानी कि टोटल कितने लोग हैं आपके पास में 12, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 12 है टोटल जो है। उसमें से मैन कितने हैं आपके पास में, मैन है आपके पास में 8, और वुमेन कितनी है आपके पास में, वो है आपके पास में 4, ठीक है। अब इनको अरेंजमेंट तो करना है, अगर कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 फैक्टोरियल आंसर आ जाता। अगर इन सबको एक साथ अरेंजमेंट करना होता बिना किसी कंडीशन के, तो 12 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाता। बट यहाँ पर उसने कंडीशन ये लगा रखी है कि जो वुमेन है वो आपकी इवन प्लेसेस पर ही आएंगी। अब यहाँ पर आपके पास में टोटल कितने पर्सन हैं, 12 लोग हैं, ठीक है। तो 12 लोग जैसे हैं तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 सीट्स यहाँ पर लगा रखी हैं। इसमें आपको इवन प्लेसेस पर वुमेन को बैठाना है। तो इवन प्लेसेस आपके पास में कौन कौन से? 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10 एंड 12। यानी कि वुमेन सिर्फ इन्हीं में से बैठ सकती हैं। ठीक है, उसके पास में जो चॉइसेस हैं वो यही हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो इवन प्लेसेस कितने हैं? नंबर ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन 6 में से आपको 4 वुमेन्स को अरेंज कराना है। ठीक है, तो वुमेन कैन सिट इन इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, कितने वेज से बैठ सकती हैं? 6 हैं आपके पास में टोटल स्पेसेस, तो 6। और कितनी वुमेन को बैठना है आपको? 4 वुमेन्स को बैठना है। तो यहाँ 6p4 आ गया। यानी कि इवन प्लेसेस पर जो वुमेन बैठ सकती हैं वो 6p4 टाइप से बैठ सकती हैं। क्लियर इतनी बात? जब 4 वुमेन्स बैठ जाएंगी तो अभी कितने स्पेस आपके बाकी रह गए? 8 ना। और हाँ, 4 वुमेन बैठ गई तो 8 प्लेसेस आपके बाकी रह गए। और मैन कितने आपके? 8 हैं। यानी 8 मैन 8 जगह पर बैठना चाहते हैं। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? जितने n उतना ही r आपका, तो npn यानी n फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जिस पर कंडीशन लगी होती है, जब भी इस तरह के आपके पास में क्वेश्चन आता है तो पहले जिस पर उसने कंडीशन लगाई है पहले आप उसको ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इवन प्लेसेस को देखा, वो उसमें वुमेन बैठी हुई थी, मैंने पहले वो ये देख लिया कि वुमेन कितने तरीके से अरेंज की जा सकती हैं, दैट इज 6p4। उसके बाद में मेरे पास जब 4 वुमेन्स बैठ जाएंगी, टोटल मेरे पास में 12 प्लेसेस है। कितने प्लेसेस रिमेनिंग रह जाएंगे आपके? 8 प्लेसेस। और मैन कितने आपके पास में? 8। तो 8p8 तरीके से मैन भी बैठ जाएंगे, यानी 8 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, रिमेनिंग प्लेसेस आर, या ऐसे लिख लें, 8 मैन कैन सिट इन रिमेनिंग 8 प्लेसेस इज इक्वल टू 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल। बट एक साथ दोनों को बैठना है ना, कितने तरीके से मैन एंड वुमेन बैठ सकते हैं, तो इन दोनों को क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 8 मैन एंड 4 वुमेन कैन सिट इन 12 places where women are in even places is equal to, तो वुमेन कितने तरीके से बैठ रही थी? 6p4 एंड मेंस कितने तरीके से बैठ रहे थे? 8 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 6 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 5 4 एंड 3 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कराने से, क्योंकि मेन काम था आपको ये पहचानने की कैसे करेंगे। फाइनल आंसर आपका ये, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो ये कह रहा है कि 3 मैन हैव 4 कोट्स एंड 5 वेस्ट कोट। ठीक है, 4 कोट्स 5 वेस्ट कोट्स एंड 6 कैप्स। इतने आपके पास में प्रॉप्स हैं जो आपको पहनने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम। और अच्छा, कितने आदमी हैं? 3 मैन, 3 लोग हैं। 3 लोगों को ये सारी चीजें पहननी है, कितने तरीके से वो पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं कि 4 कोट्स कितने तरीके से पहने जा सकते हैं 3 आदमियों के बीच में, तो नंबर ऑफ वेज टू वियर 4 कोट्स बाय 3 मैन। तो कितना आ जाएगा? यहां से कितने कोट्स हैं आपके पास में? टोटल 4 कोट्स हैं। कितने लोगों को पहनना है? 3 लोगों को, यानी कि 3 पर्सन, यानी कि आर आपका हो गया ना, 3 लोगों में आपको बांटना है। और वो 4 कोट्स हैं टोटल, तो 4p3 हो गया। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ गया? यहाँ से 4 फैक्टोरियल आंसर ही आ गया। ठीक है, नाउ इसके बाद में 5 वेस्ट कोट्स, तो नंबर ऑफ वेज है ना टू वियर 5 वेस्ट कोट्स बाय 3 मैन इज इक्वल टू 5p3 सिंपली
5 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 5 4 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आया था 24 आ जाएगा। इसी तरह से 6 कैप्स, ठीक है, वो कितने तरीके से पहनी जा सकती है, 3 मैन के थ्रू वो पहनी जा सकती है 6p3। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 एंड 4, ठीक है, 120 आ गया है, करेक्ट। अब यहाँ पर आपको इन तीनों को एक साथ पहनाना था ना ये सारी चीजें, तो क्या करा देंगे, लास्ट में आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे जब ये सारी चीजें एक साथ पहनी जाएंगी। तो एट द एंड जो बनेगा आपका, क्या पूछा, इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to wear 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps by 3 men is equal to, इन सबको उठा करके मल्टीप्लाई करा दीजिए 24 इंटू 60 इंटू 120, जो आंसर आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसके पहले जस्ट एक प्रॉब्लम आया था ये फ्लैग वाला, उसमें यह था कि आपके पास में 8 फ्लैग थे, ठीक है, शायद कुछ ऐसा ही था, 8 फ्लैग थे और उनमें से 5 को लेकर के आपको सिग्नल्स तैयार करने थे, तो 8 भी 5 उसका आंसर हो गया था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 फ्लैग्स तो आपको बोल दिया गया है, बट नंबर आपको नहीं बताया गया कितने लेने हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पांचों ले लीजिए, 5 फैक्टोरियल आंसर लिख दीजिए और करेक्ट मान लीजिए, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह क्या रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स का क्या मतलब है कि आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या फिर 3 या फिर 4 या फिर पांचों का पांचों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको केसेस बनेंगे, 5 केसेस बनेंगे आपकी। केस वन तो ये है कि आप क्या कीजिए कि आप एक फ्लैग ले लीजिए, एक फ्लैग का ही सिग्नल बना लीजिए, भाई पॉसिबिलिटी है ना, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स उसने बोला है, आपको फ्लैग्स लेने हैं, ऐसा नहीं कि आप एक भी फ्लैग्स ना लें, फिर तो सिग्नल बनेगा ही नहीं ना। तो आपको सिग्नल बनाने हैं, तो सिग्नल बनाने के लिए आपको कम से कम एक फ्लैग को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक फ्लैग ले रहा हूं, ठीक है, सिग्नल्स बाई 1 फ्लैग, कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, यहां पर ये लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, कितना आ जाएगा यहां से 5p1, टोटल 5 है और उसमें से आपको एक को लेना है तो 5p1, ठीक है। नाउ केस टू क्या है, यहां पर आप 2 फ्लैग ले लें, तो 2 फ्लैग लेने का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 5p2। ऐसे ही केस 3 भी आपका आ जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा, यहां से 3 फ्लैग्स अगर आप ले रहे हैं तो 5p3 आ जाएगा, ऐसे यहां से 4 तो 5p4 आ जाएगा इसका आंसर यहां से, ठीक है। यहां पर ऐसे ही 5 फ्लैग्स अगर आप ले लें, ठीक है, पांचों के पांचों का यूज कर लें आप, तो 5p5 आ जाएगा। अब क्या इनको मल्टीप्लाई कराएंगे या ऐड कराएंगे, ठीक है। तो मैंने ये इसका कंफ्यूजन ये बताया था, जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं वहां पर यही चीजें बताई गई थी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है, ठीक है। अगर ये काम एक साथ हो रहे होते, एंड वर्ड का यूज होता कि ये भी हो रहा होता, एंड ये भी हो रहा होता, एंड ये भी हो रहा होता, एंड ये भी, तब हम इन सबको क्या करा देते, मल्टीप्लाई करा देते। बट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि या तो मैं एक फ्लैग का यूज कर सकता हूं, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, तो जो और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बीच में, और एक वर्ड होता है एंड, ठीक है। अगर इस वर्ड का यूज करना पड़ जाए तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस वर्ड का यूज करना पड़ जाए तो वो आपको एडिशन करवाता है। तो मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं ये ऑप्शन यूज कर सकता हूं, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर। अगर मुझको एंड बोलना होता कि मैं ये भी करूंगा, एंड ये भी करूंगा, एंड ये भी करूंगा, तब तो मल्टीप्लाई होता। बट यहां पर मैं, और मेरे पास ऑप्शन है, या तो ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, इनमें से कोई एक केस हो सकता है। तो टोटल केस कितने मैंने, इन सबको उठाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ways to make signals using
एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स इज इक्वल टू, इन सबको उठाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 प्लस 5p4 प्लस 5p5। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपका इस रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है 100 एंड 1000 के बीच में कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इनका यूज करके। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 100 एंड 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर आते हैं, 100 एंड 1000 के बीच में, तो 101 और ये खत्म होता है आपका 99 999 पर, तो 3 डिजिट के नंबर्स आते हैं। यानी आपको इनका यूज करके कितने डिजिट का नंबर बनाना है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आपके पास में कितने ऑप्शन है, यहाँ पर 5 है, आप इनमें से आप डिजिट्स ला सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने आपके पास में, n इक्वल टू 5, और आपको बनाना कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, दैट इज 5p3, है ना। ये बहुत आसान था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस ये पहचानना था इसमें कि आपका यहाँ से कितने डिजिट का नंबर आएगा वो यहाँ पर देखना था। तो 3 डिजिट का नंबर बनता है, दैट इज 5p3। रेपिटेशंस अलाउ नहीं है, अगर रेपिटेशंस हो जाता है इसमें तो क्या हो जाता है यहाँ पर, तो फिर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू अगर जाते तो पहले बॉक्स को 5 ऑप्शन है, दूसरे बॉक्स को भी 5 ऑप्शन है, तीसरे बॉक्स को भी 5 ऑप्शन है, तब आंसर आ जाता 5 की पावर 3 अगर रेपिटेशन अलाउ कर देता तो। बट यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए 5p3 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। कह रहे टोटल कितने 4 डिजिट नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए। मतलब कैसे, कि यहाँ पर जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 4509, ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही, बट अगर मैं यहीं पर ये नंबर लिख दूँ 4409 तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग। कह रहा है डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए, ये रिपीट कर रही है। यहाँ पर आपको इस तरह के जितने भी नंबर बन रहे हैं वो सारे नंबर्स आपको बताने कितने बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास में जो टोटल नंबर है आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इन्हीं में से नंबर्स लाएंगे और क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, पहले बॉक्स को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर 10 ऑप्शन है मेरे पास में, बट ध्यान रखेंगे कि 0 पहले कभी नहीं आता, तो यहाँ पर मेरे पास 9 ऑप्शन रहेंगे। एंड एक तो मैंने यहाँ पर भर दिया, अभी मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 10, बट डिस्टिंक्ट रखना है ना, डिस्टिंक्ट रखना है, तो मतलब जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। अभी कितने बचे, 9, क्योंकि 0 यहाँ अब आ सकता है तो आप काउंट करेंगे उसको भी, तो मेरे पास 9 ऑप्शन अवेलेबल है। एंड थर्ड वाले के लिए क्या है, 2 आपने यहाँ भर दिए, आपके पास में टोटल 10 थे, 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8। ऐसे यहाँ पर सिमिलरली 7। ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बट इसको अगर हम एनपीआर फॉर्मूले से करने जाएं तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके पास में ये 10 नंबर्स हैं, ठीक है, इनका अरेंजमेंट बनाना है 4 डिजिट लेकर के, तो यहां पर आप क्या करते हैं, सीधा अरेंजमेंट ऑफ टेन नंबर्स टेकिंग 4 नंबर्स एट अ टाइम इज इक्वल टू, ये बनता है 10p4। सीधी सी बात है भाई, आपके पास में 10 नंबर्स अवेलेबल हैं, उनमें से 4 डिजिट का आपको अरेंजमेंट बनाना, दैट इज 10p4। बट इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है, इसमें आपने वो केस भी इन्वॉल्व कर रखा है जिसमें 0 पहले प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, इस पर कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें सिंपल इतना सा था कि 10 नंबर है आपके पास में, उनमें से 4 का लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाना है, तो 10p4 तरीके से बना सकते हैं एनपीआर की वजह से। बट इसमें वो केस भी इन्वॉल्व है कि इसमें पहले स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में आपका 0 आ जाए, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि फिर वो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो 1 10 100 1000, ये जो 1000 प्लेस पर 0 आ रहा है इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंस इन दिस केस 0 इज एट 1000 प्लेस,
1000 place, we have to remove it. We have to remove this case. तो इस केस के हिसाब से वो कितने ऐसे एलिमेंट बनेंगे तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर 1000 प्लेस पर 0 फिक्स कर दिया, अभी मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है भरने के लिए? तीन बॉक्सेस में उसको अभी भी भरने, और 0 तो यहाँ फिक्स हो गया। तो टोटल कितने बचे मेरे पास में? 9 बचे ना। उन 9 में से इन 3 को भरना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which 0 is at 1000 place, 1000 place is equal to 0 तो फिक्स हो गया ना। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? 9। तो टोटल 9, भरने कितने मेरे को? 3, तो 9p3। बात समझ में? मैंने 0 को तो फिक्स कर दिया ना कि 0 1000 प्लेस पर है। अब उसके अलावा जो बचेंगे उनको क्या करूंगा? तो ये वो सारे केस है जिनमें 0 पहले आया होगा। तो क्या करेंगे? इस वाले पोर्शन के इसमें क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। तो यहां से देखिए, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, या टोटल अरेंजमेंट कह लें, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स having distinct digits, having distinct digits is equal to 10p4 माइनस 9p3। ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से 6 फैक्टोरियल आप 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा इंटू 9। ठीक है, यहां से क्या करेंगे आप? 9 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, एक 9 यहाँ पर आपको बच जाए, तो 9987, 9987। यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखिए कितना आसान बना देता है क्वेश्चन को। ये सब कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट आंसर यहाँ से आपका। ठीक है, तो जरूरी नहीं अगर आपने एनपीआर पढ़ रखा तो उसी के पीछे पड़ जाए, आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, और बिंदास आंसर पाइए, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आता है। यहाँ से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिक मेथड है भाई। ठीक है, आप उसका यूज करके ही इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड बहुत काम का है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बाकी एनपीआर से भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 टू द पावर 4, स्मॉलर देन 10 टू द पावर 4 इन द डेसिमल नोटेशन ऑफ विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अब इसने भी कंडीशन लगा रखी है कि जो भी इससे स्मॉलर आप लेंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सारी डिजिट्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इस तरह के कितने नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं? तो देखिए, 10 की पावर 4 का क्या मतलब है? यहाँ पर 10,000। ठीक है, 10 की पावर 4 को मैंने क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 10,000 लिख सकता हूँ। तो 10,000 से मुझको कम चाहिए, तो 10,000 में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी इससे कम जस्ट चाहिए। तो क्या मिल सकता है अपने को? 49। ठीक है, और ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। इसके बाद 3 डिजिट का नंबर भी आता है। तो यहां पर देखिए केस बनेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि आपको टोटल नंबर बताने हैं स्मॉलर देन दिस। और इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके डिस्टिंक्ट डिजिट्स आने चाहिए, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है 4 टाइम 9। ठीक है, आपको ये काउंटर नहीं करना। ये तो मैंने ये बताया कि इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, वो ये होगा आपका। तो ये 4 डिजिट नंबर है आपको, तो आपको सारे 4 डिजिट नंबर भी लेने हैं, सारे 3 डिजिट नंबर भी लेने हैं, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेनी है, क्योंकि इसने क्या बोला? डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन दिस। 10 टू द पावर 4 से कितने लेस देन नेचुरल नंबर है ये आपको बताना है। इस चीज का ध्यान रखते हुए कि डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आर डिस्टिंक्ट। तो आपके पास में केस वन क्या है? 3 डिजिट नंबर। केस सेकेंड क्या है आपका? 2 डिजिट नंबर। केस फर्स्ट क्या है फिर आपका? 1 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स लेके चलते। ठीक है, तो मैं यहां पर केस बनाता हूं। क्या बनेगा आपका? केस वन। केस वन क्या है? 4 डिजिट नंबर, टोटल नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स।
हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपके पास में यहां पर 4 बॉक्सेस हैं, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं अपने पास में। पहले बॉक्स को मैं 10 तो दे नहीं सकता क्योंकि 0 मुझको पहले नहीं रखना होता, तो मैं 9 तरीके से भर सकता हूँ। दूसरे को भी मैं, मेरे पास में 9 ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि 0 इन्वॉल्व हो गया, बट एक यहाँ पर भर गया तो 10 में से एक फिर यहाँ कम हो गया तो 9 हो गया, 2 भर गया 10 में से 2 चले गए, आपके कितना बचा 8, ऐसे ही यहाँ पर 7। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट हैविंग डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर मेरे पास में ये आए, ठीक है। नाउ इसके बाद में केस सेकेंड, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं टोटल, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ये लिख लेता हूं, चलो, हैविंग ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज इक्वल्स टू, बना लीजिए यहां से, ठीक है। इसको मैं 9 ऑप्शन है, इसको 9 और इसको 8, ये आया अपने पास में, ठीक है। ऐसे ही केस सेकेंड, 2 डिजिट नंबर, उसके लिए क्या है, पहले बॉक्स को 9 तरीके से, दूसरे बॉक्स को भी मैं 9 तरीके से ही भर सकता हूं, ठीक है। ये आ गया यहां से 9 इंटू 9, यहां से ये आए। ऐसे ही 1 डिजिट के, तो 1 डिजिट के आपके पास में बताइए कितने हैं, केस 1 डिजिट नंबर आपके पास में टोटल 9 है, 10 मत भर दीजिएगा, ठीक है। 0 को हम लोग 1 डिजिट नंबर काउंट नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 1 to 9 यानी कि सिर्फ 1 to 9, तो 9 है टोटल, ये तो 1 डिजिट नंबर है आपके, ठीक है। 1 डिजिट नंबर, इसका तो बड़ा क्लियर है, 1 डिजिट नंबर्स ये आ गया। 1 डिजिट नंबर कितना आ गया, टोटल 9 आ गया। उसने पूछे टोटल कितने बन सकते हैं, सबको उठा करके ऐड कर दीजिए, ये आए, ये भी आया, और ये भी आया, ये भी आया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन किया हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया। अगर इसको एनपीआर से करने जाते तो कैसे करते, देखिए यहाँ पर इसके जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी किया था, जिसमें आपसे क्या था प्रॉब्लम, वो 10p4 - 9p3 हम लोगों ने किया, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर पूछा गया था, डिस्टिंक्ट होने चाहिए थे सारे इसमें। तो यहाँ पर करना क्या है हमको, 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, और इस चीज का ध्यान रखना सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले तो आप बिना किसी कंडीशन के 10p4 लिखेंगे, उसमें माइनस कर देंगे क्या, 0 आप माइनस करेंगे तो टोटल बच जाएगी आपके पास में 9। आपने 0 को पहले स्लॉट में आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है यहां पर। तो ये कितने ऑप्शन है आपके पास में, 3, तो 9p3, ये आगे टोटल 4 ऑब्जेक्ट के। ये क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये वो वाला केस है जहां पर 0 आगे आता है ना, इसके जस्ट पहले एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो इसका आपका इस केस फर्स्ट का जो ऑप्शन आएगा 10p4 - 9p3 भाई, ये आया। इसको सॉल्व करेंगे ना आप, यही आएगा आपका। इस तरह से अगर 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं मुझको, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स क्या है, तो अगर मुझको बिना कंडीशन के लगाना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10p3, बट उसके साथ दिक्कत क्या है, इसमें एक केस वो है जिसमें 0 पहले आ गया होगा, तो 0 पहले आ गया होगा उसको हटा देते हैं, तो 9p2, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको निकालूं केस सेकेंड का, तो यहां से केस सेकेंड में क्या भरना है मुझको, 2 डिजिट के नंबर लेने, तो बिना कंडीशन के मैं क्या लिख सकता हूँ 10p2, बट उसमें एक दिक्कत यह है कि 0 पहले आ रहा होगा, तो 0 वाला केस हम लोग हटा देते हैं, तो 9, 0 भर गया पहले प्लेस पर, तो एक ही प्लेस बचा, 9p1 हो गया आपका यहाँ से। फिर यहाँ से 1 डिजिट का, ये तो आपका 9 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो 9 आ गया। अब इन सबको उठा करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये एनपीआर फॉर्मूले के पैटर्न से था, और ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले क्वेश्चन पैटर्न से था, ठीक है। ये ज्यादा आसान पड़ जाता है, ठीक है। आसान ये भी है, कई क्वेश्चनों में आपको ये ज्यादा आसान लगेगा, कई बार ये आसान लगेगा, ठीक है। तो दोनों पढ़ा चुका हूं मैं, ये सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो आप पहले वो लेक्चर जरूर देखिए, फिर इसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, काफी लंबा चौड़ा डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं क्या है। इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 rows, ठीक है, ऑफ चेयर, ईच रो हैज 8 chairs, one behind the other. There are 2 classes sitting for the examination with 16 students in each class, ठीक है। It is desired that in each row all students belong to the same class. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि
all students belong to the same class and that no two adjacent rows are allotted to the same class. ये भी बढ़िया बात लिखी हुई है. In how many ways can these 32 students be seated? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में दो क्लासेस हैं, मान लीजिए C1 एंड C2. ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में दो क्लासेस C1 एंड C2 हैं और इनमें से हर क्लास में 16 स्टूडेंट है, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 32 स्टूडेंट हैं. ठीक है, जो कि उसने बोला है लास्ट में यहाँ पर 32 स्टूडेंट्स हैं. और इन टू क्लासों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 4 रो बनाई गई हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं बना भी लेता हूँ 4 रो 1, रो 2 एंड रो 3 एंड रो 4. अब ये कहा गया है कि इन रो 1, रो 2, रो 3 ये 4 रो हैं. इन 4 रो में आपको जो बच्चे बैठाने, हर रो में 8 स्टूडेंट्स बैठना चाहिए. 8 4 32 आराम से बैठ जाएगा ना. अब कंडीशन ये है कि इस रो में अगर 8 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो वो आठों के आठों स्टूडेंट्स या तो C1 के हों या फिर C2 के हों, मिक्स ना हो. एक ही क्लास के स्टूडेंट्स बैठेंगे एक रो में. चलो ये भी बात ठीक है. इसके बाद ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर यहां पर क्लास C1 बैठ गई तो फिर यहां पर क्लास C1 नहीं बैठेगी, यहां क्लास C2 बैठेगी. फिर यहां पर क्लास C2 नहीं बैठ सकती, यहां क्लास C1 बैठेगी. मतलब दो एडजेसेंट रोज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए. एडजेसेंट रोज ये मतलब सेम नहीं होनी चाहिए. अगर ये C1 तो ये C2, अगर ये C1 तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा? C2 होना पड़ेगा. सेम नहीं होनी चाहिए. बात समझ में आई? तो देखिए यहां पर तो अब कह रहा है कि कितने तरीके से आप स्टूडेंट्स को बैठा सकते हैं. तो यहां पर देखिए रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 ये तो पक्का है इसमें, और इसमें से 8 स्टूडेंट्स आपको बैठाने, ये भी फिक्स है. तो इसमें देखिए दो तरह के केस बनते हैं. कैसे? एक तो आप क्या करें इसमें कि आप C1 को इधर बैठा दें, क्लास C1, क्लास सेकंड आप इधर बैठा दें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहां पर C1 बैठेगा, फिर यहां पर C2 बैठेगा, वो तो ऑटोमेटिक भर जाएंगे. तो केस 1 तो एक तो ये बनता है कि C1 C2 C1 C2 ये बन जाए. दूसरा केस क्या बनता है कि इसमें जो है पहले C2 बैठ जाए फिर C1 आ जाए, तो यहाँ ऑटोमेटिक C2 आएगा, फिर यहाँ C1 आ जाएगा. दो केस देखिए बनते दिख रहे हैं. क्लासेस के बैठाने की बात कर रहा हूं मैं. क्लास को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? दो तरीके से, कि पहले रो में C1 बैठा दें या फिर पहले रो में C2 बैठा दें. अगर आपने पहली रो फिक्स कर दी तो बाकी ऑटोमेटिक अपने आप फिल होते ही चले जाएंगे, उसमें आपको कोई काम नहीं करना. अगर आपने पहली रो में C1 बैठा दिया तो ऑटोमेटिक C2 आएगा, फिर C1 आएगा, फिर C2 आएगा. बट यहाँ पर अगर आपने C2 बैठा ला तो C2 पहले आएगा, फिर C1 आएगा, फिर C2 आएगा, फिर C1 आएगा. बात क्लियर रहती है? तो मेरे पास दो केसेस बनते दिख रहे हैं. तो मैं केस 1 की बात करता हूं, जब मैंने यहां पर C1 को फिक्स कर दिया, C1 को मैंने रो 1 में डाल दिया. ठीक है, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं अपने पास में? 8 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. और इसमें कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? 8 स्टूडेंट, क्योंकि सेम क्लास के ही स्टूडेंट बैठने चाहिए. तो इन दोनों में से ये जो दो हैं अपने पास में C1 एंड C1, इसमें 8 स्टूडेंट्स और इसमें भी 8 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 16. तो कितने तरीके से मूव कर सकते हैं? 16 फैक्टोरियल तरीके से. ठीक है, कोई भी कहीं भी बैठ जाए, स्टूडेंट्स पर कंडीशन नहीं है. ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ के शिफ्ट हो सकते हैं, इधर के इधर आ सकते हैं, इधर के उधर जा सकते हैं. तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 16 फैक्टोरियल टाइप से, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स इधर है, 8 स्टूडेंट्स इधर है, 8 + 8 16 हुए. अब ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं खुद को? 16 फैक्टोरियल तरीके से. बात क्लियर हुई? केस 1 में जो आया 16 फैक्टोरियल आया. ठीक है, इसके बाद में C2, ये जो रो 2 में बैठा हुआ है, और रो 4 में जो बैठा हुआ C2, ये भी 16 स्टूडेंट्स है. ये खुद को कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं? 16 फैक्टोरियल. और सबको एक साथ बैठ के एग्जाम देना है, तो एंड आएगा यहां पर C1 C2 एंड R2 एंड R4. तो ये भी 16 फैक्टोरियल से मूव कर सकते हैं. क्या ये आंसर होगा? अभी ये आंसर नहीं. क्यों? क्योंकि एक चीज हमने और अभी बोली थी, दो केसेस बन रहे हैं. ठीक है, तो ये आपस में R1 R3 और R2 R4 ये शिफ्ट कर सकते हैं. भाई केस 1 और केस 2 लिया था ना, तो उस दो केस बनते हैं यहां पर, तो एंड दो केसेस, ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, बट इसको लिखेंगे कैसे उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. ये तो आपने बना करके दिखा दिया उसको कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं. यहां पर देखिए, देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस. केस 1, ठीक है, केस 1 क्या है? यहां पर C1
R1 में बैठ जाए और C2 किस में बैठ जाए, R2 में बैठ जाए, उसके अकॉर्डिंग C3 कहाँ चला जाएगा आपका, R1 में, और C4 कहाँ चला जाएगा आपका, R1, R2, R3 एंड R4। ऐसा चला गया यहाँ पर, क्या लिख दिया, C1 एंड C2। ठीक है, 2 ही क्लासेस में अपने पास में। तो एक केस तो ये बनता दिख रहा है आपको। केस सेकंड क्या था आपका यहाँ पर, ठीक है, केस सेकंड था अपने पास में कि C2 R1 में चला जाए, C1 R2 में चला जाए, और इस तरह से C2 फिर से R3 और C1 ये R4 में चला जाए। यही 2 केसेस लिए हमने। ठीक है, अब केस 1 में जो अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, वहां 16 स्टूडेंट्स हैं, तो 16 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास C1 कैन बी अरेंज्ड इन 16 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, सिमिलरली यहां पर 16 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास C2 कैन बी अरेंज्ड इन 16 फैक्टोरियल वेज। क्लियर हुई यहां पर बात। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 32 students of class C1 and C2 in 4 rows is equals to। तो देखिए यहां पर पहले तो आपने 2 केस बनाए ना, इनकी भी शिफ्टिंग हो सकती है, वो 2 तरीके से थी, एंड फिर ये आपस में 16 फैक्टोरियल एंड 16 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको ओपन करके सॉल्व करने मत जाइए, बहुत बड़ा आंसर आएगा, इसको आप यहीं स्किप कीजिएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये पिछले वालों से थोड़ा सा आपका समझने लायक था। ठीक है, कि इसको किस तरह से हम लोग टैकल करेंगे। इसमें बस बात इतनी सी, आपको अगर ये समझ में आ गया कि कौन कौन से केस बनेंगे, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। यहाँ पर बस वही केस 1 और केस 2 देखना था, बाकी तो फिर आपने डायरेक्ट कर ही लिया, क्योंकि यहाँ 8 यहाँ 8 टोटल 16, ये 16 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं। दूसरा केस में भी वही 16 फैक्टोरियल उठाकर क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। कह रहा है 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन वर्ड्स with 5 letters are formed from these given letters। ठीक है, determine the number of words which have at least one letter repeated। at least one letter repeated, इसका ध्यान रखिएगा क्या है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास में 10 डिफरेंट लेटर्स आपको दिए गए हैं अल्फाबेट से। ठीक है, उनमें से आपको 5 लेटर्स लेकर के अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, फ्रॉम दीज given letters determine the number of words which have at least one letter repeated। ये इस लाइन का बहुत मतलब है, यहां पर लास्ट में जो बोला है of words which have at least one letter repeated। अभी तक क्या था, सिंपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मालूम होते थे, उसमें से R ऑब्जेक्ट्स आपको लेकर के अरेंजमेंट बनाना होता था। ठीक है, उसमें रेपिटेशन नहीं था। यहां पर अभी क्या बोला उसने, एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, कम से कम 1 लेटर रिपीटेड हो। मतलब जैसे आपने कोई 5 अल्फाबेट लिए, सपोज A B C D एंड E। ठीक है, अब उस 5 अल्फाबेट से मैंने एक ये लेटर बनाया A B C D E। ठीक, एक वर्ड बनाया, सॉरी यहां पर मैंने क्या बनाया, एक वर्ड बनाया यहां पर A B C D E। अब ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग चलें, विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। ये कह रहा है कम से कम 1 एलिमेंट आपका रिपीट होना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, कम से कम 1। मतलब यहां पर ऐसा होता अगर A B C D E, 2 2 4 2 6 हो गए, यहाँ पर A B C D, ये एक्सेप्टेबल था, क्योंकि यहां पर A क्या कर गया, रिपीट कर गया कम से कम 1 बार। ये भी एक्सेप्टेबल है, कम से कम 1 बार बोला है ना, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, पांचों प्लेसेस पर A आ जाए। कम से कम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम कितनी भी बार लिख सकते हैं। जब एटमोस्ट वर्ड यूज करता है तो आप ये देखें कि मिनिमम आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा रहता है आपका। तो यहाँ पर जब एटलीस्ट बोला ना उसने, इस चीज का ध्यान रखिए, कम से कम 1 एलिमेंट आपका रिपीट होगा। मतलब ये केसेस एक्सेप्टेबल है, ये वाला केस एक्सेप्टेबल है, ये वाला नहीं जिसमें से एक भी रिपीटिशन ना हो। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी लेटर कितनी बार रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए
क्या करेंगे हम लोग कि जैसे आपके पास में 5 ब्लॉक्स हैं, आपको 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, मेरे पास में कितने लेटर के ऑप्शन है 10, क्योंकि रिपीटिशन है तो कितनी भी बार कहीं पे भी कोई आ सकता है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, एंड दैट इज 10 टू द पावर 5। ये तो वो आ गया जिसमें कितनी भी बार रिपीटिशन है, इसमें वो भी है जिनमें एक भी बार रिपीटिशन नहीं होगा, इस तरह के एलिमेंट भी होंगे, क्योंकि ये तो सर्वे सर्वाइव, इसमें सब कुछ होगा आपका। तो ये सारे कुछ लेकर के बैठा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें ये कंडीशन भी आ रही होगी कहीं ना कहीं, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या तरीका अपने पास में, इनको किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, इनको ऑब्टेन करने का तरीका है क्या कि 5 बॉक्सेस हैं आपके पास में, ये रिपीटिशन वाला केस नहीं है, तो ये तो बढ़िया एनपीआर वाला हो गया ना, एनपीआर यानी कि 10p5, और उसको भी यहां पर ऐसे देख सकते हैं बॉक्सेस को। तो पहले बॉक्स को भरने के 10, यहां पर क्या है 9, यहां पर क्या है 8, यहां पर क्या है 7, यहां पर क्या है 6, इन सबको मल्टीप्लाई कराइए। ये भाई 10p5 आपके पास में एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर आपको लेकर के बनाना है, तो ये वो था जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, एनपीआर, ये उसके लिए था। तो इस 10 टू द पावर 5 में इस 10p5 की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 10 की पावर 5 माइनस 10p5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो दे देगा ये वो आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई इतनी। यहां पर पहले प्लेसेस में मैंने 10 भर रखा है, अभी इसके पहले जो नंबर्स आते थे मेरे पास में 0 से लेकर के 9 तक, वहां मैं पहले में कभी 10 नहीं भरता, क्योंकि 0 कभी नहीं आ सकता आगे। यहां पर क्या है आपका, यहां पर अल्फाबेट्स हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अल्फाबेट कोई भी आ सकता है आपका, नंबर से नहीं उसने बोला, उसने अल्फाबेट्स बोले हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर ABCDE कुछ भी आ सकता है यहाँ पर आपका, वो जो 10 आपको मिलेंगे उनसे। तो यहाँ पर वो कंडीशन मत लगा लीजिए कि पहले ब्लॉक में मैं भर नहीं सकता ना, वो सिर्फ जीरोज के केसेस में ऐसा था कि 0 पहले ब्लॉक में नहीं आ सकता। क्लियर इतना। मैंने इसमें सिंपली क्या किया, पहले मैंने वो सारे निकालने की रिपीटिशन कितनी भी बार हो सकता है, एंड दैट इज 10 टू द पावर 5। फिर उसमें से मैंने वो हटा दिया जिसमें एक भी बार रिपीटिशन ना हो, एंड दैट इज NPR 10p5, वो मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से आंसर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अब तक जो किया है इस थोड़ा सा अलग है, अलग इसलिए है क्योंकि इसमें इसने सम पूछ लिया है। अभी तक सिर्फ ये पूछता था कितने नंबर्स बनेंगे, कितने अरेंजमेंट बनेंगे। अब ये कह रहा है कि इन नंबर्स को लेकर के जितने अरेंजमेंट आप बनाएंगे उनका सम बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग करते कैसे हैं, जब भी आपसे सम पूछ लिया जाए कि बने हुए जो टोटल नंबर्स हैं आपके उनका सम बता दो कितना होगा। ठीक है, तो इसका करने का तरीका ये है कि पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है, इनके कितने टोटल आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 नंबर्स गिवन है और टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब इन चारों को ही अरेंज करना है आपको। तो 4p4 यानी 24 आ जाएगा आपका आंसर, 4 फैक्टोरियल। तो ये तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे आपके। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको ये ध्यान देना होता है कि आप 1 बाई 1 ये देखिए कि अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पर आता तो कितनी बार आता, ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आता तो कितनी बार आता, ऐसे ही 1 बाई 1। फिर ऐसे 10 प्लेस पर चेक करेंगे, 100 प्लेस पर चेक करेंगे और 1000 प्लेस पर चेक करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके प्लेसेस होंगे इन सब पर हमको चेक करना होगा कौन कितनी बार आएगा। फिर उनका हम 1 बाई 1 क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे और उनको उठाकर हम लोग एट द एंड क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, तो आपका टोटल आंसर आ जाता है। देखिए मैं जो बता रहा हूं वो है क्या, पहले तो आप ये देख लीजिए टोटल नंबर टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24 नंबर्स बनेंगे आपके। भाई कितने बनेंगे, 24 नंबर्स बनेंगे। इतना तो क्लियर है ना, इतना तो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये निकला यहां से 24 नंबर्स टोटल आपके बनेंगे। अब ये कह रहा है ये जो 24 नंबर्स बनेंगे इनका सम कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहां से अगर मैं ये मान के चलूं कि मुझे ये मालूम करना है कि 5 जो है यूनिट प्लेस पर कितने नंबरों में आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं भाई एक कोई नंबर यूनिट प्लेस पे आएगा, कोई 10 प्लेस पे आएगा, कोई 100 प्लेस पे आएगा। तो मैं ये पहले पता लगा रहा हूं कि यूनिट प्लेस पर 5 कितने नंबरों में आएगा। ठीक है, तो नंबर्स इन विच 5 अकर्स एट यूनिट प्लेस, ध्यान देखिए, इक्वल टू 1, 2, 3, 4। यूनिट प्लेस का मतलब 5 को यहां फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 5 को यहां पर मैंने फिक्स कर दिया। तो बचे कितने मेरे पास में
3, इन 3 को मैं इन 3 में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, 3p3। तो इसको भरने के एक ऑप्शन, तो टोटल कितना है 6, यानी 5 जो है यूनिट प्लेस पर 6 नंबरों में आएगा। इसी तरह से अगर मैं 4 को चेक करूं कि 4 कितने प्लेस, 4 को अगर मैं यूनिट प्लेस पर रखूं तो कितने नंबरों में आएगा, बहुत सिंपल है, 6 उसका भी आएगा, क्योंकि आप यहां पर 4 फिक्स कर दोगे तो बाकी के बचे 3 नंबर और 3 डब्बों में भरने हैं, तो 3p3, तो एवरी नंबर यहां पर यूनिट प्लेस पर 6 बार ही आएगा। ठीक है, तो ईच नंबर will be occur at unit place is equal to 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम। अब यहां पर जब यूनिट प्लेस पर 5 6 टाइम आएगा, तो मैं अगर ये चेक करूं कि यूनिट प्लेस पर 5 का सम कितना होगा, तो बता सकते हैं 5 × 6 30 होगा क्या। ऐसे ही 4 को अगर चेक करूं, 4 का सम यूनिट प्लेस पर कितना होगा, तो 6 बार आया, तो 4 6 24। ऐसे ही 3 का 3 6 18, 2 का 2 6 12। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सम निकाल रहा हूं, सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू, तो यूनिट प्लेस पर 5 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम, तो 5 × 6 30, प्लस 4 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम, 4 × 6, प्लस 3 × 6, प्लस 2 × 6, क्या करता हूं मैं से 5 4 9 3 12 2 14 × 6, यानी कि 84 आया। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स का सम है वो कितना आ रहा है, 84 आया इन सबका। ये तो यूनिट प्लेस की बात की गई। ऐसे टेंस प्लेस पर, ऐसे 100 प्लेस पर, ऐसे 1000 प्लेस पर, जितनी प्लेसेस यहां पर बन सकती हैं, 1 10 100 1000 तक जा सकते हैं अपन। तो आपको इन सबका सम निकालना होगा। और मजे की बात ये होती है इसमें कि आप इसमें भी देखेंगे टेंस प्लेस पर भी, तो टेंस प्लेस में कैसे आएंगे, जैसे टेंस प्लेस का अगर मैं देखूं, मान लीजिए आपको यहाँ 1 by 1 यूनिट डिजिट फिक्स करनी, मैं पहले 5 को फिक्स कर देता हूँ, बाकी के कितने बचे मेरे पास में 3, तो 3 ही नंबर है और 3 डब्बे हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, वो भी 6 आएगा। ऐसे ही इन सब में 6 आएगा फिर से, तो फिर से क्या हो सकता है आपका, 5 जो है टेंस प्लेस पर 6 टाइम आएगा, 4 जो है टेंस प्लेस पर 6 टाइम आएगा, C जो है वो टेंस प्लेस पर 6 टाइम आएगा। ऐसे ही अगर मैं फिर से इनका सम निकालूं कि टेंस प्लेस पर इन डिजिट का सम कितना आएगा, वो भी 84 ही आएगा। कितना आएगा, 84 आएगा। तो सम ऑफ, अब मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, मैं सबका सम 84 ही आएगा, 100 पर निकालेंगे उसका भी 84 आएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेसेस इक्वल टू 84 ही रहने वाला है भाई, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, वंस पे भी 84, टेंस पे भी 84 और 1000 पे भी 84। अब करना क्या है, अगर वंस वाला सम कितना 84, तो इसको 1 × 84 लिखेंगे, जो टेंस वाला उसको 10 × 84 लिखेंगे, जो 100 वाला उसको 100 × 84 लिखेंगे, और जो 1000 वाला उसको 1000 × 84 लिखेंगे। इन सबको उठाकर के ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर का सम आ जाएगा आपका। बात अगर कुछ समझ में ऐसी आई हो कि मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फाइंड द सम बताना है मुझको, जो टोटल नंबर्स आपके बनने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझको हर प्लेसेस का सम मालूम चल गया, यूनिट प्लेस का सम कितना आ रहा है, 1000 प्लेस का सम कितना आ रहा है, 10 प्लेस का सम कितना आ रहा है, सब प्लेसेस का सम मालूम चल गया। उनको उठाकर क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 84 सबका आ रहा है ना, वंस पे भी आ रहा है, टेंस पे भी आ रहा है, तो मैं 84 को बाहर रखता हूं और यहां पर ब्रैकेट लगा लेता हूं। वंस प्लेस को मैं क्या लिखता हूं, 1, या 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, प्लस टेंस प्लेस को अपन क्या लिखते हैं, 10, 100 प्लेस को 100 और 1000 प्लेस को 1000। इन सबको सॉल्व कर लीजिए, जितना आंसर आ जाए, यहां से कितना आ जाएगा, 11 आया इंटू 84, मल्टीप्लाई करा दीजिए यहां से, वो जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा भाई।
बात समझ में आई यहाँ से? जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको टोटल नंबर का सम बताना होता है, आपका तरीका यही कि आप पहले यूनिट प्लेस पर निकाल लीजिए, 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर एंड सो ऑन, और फिर बारी बारी से वो जो सम आएगा वो लगभग सेम ही आता है, ठीक है, उसको आप यहाँ बाहर रखिए और यहाँ पर वो उन प्लेसेस को आप लिख दीजिए जिन प्लेसेस पर वो नंबर्स आया है, 84 वंस पे, टेंस पे, हंड्रेड्स पे, थाउजेंड पे, ठीक है, इन सबको क्या करा दीजिए, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल आएगा। क्लियर है? तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आती है, सम आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। नाउ इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। कह रहा इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। ध्यान से देखिएगा इसको, कह रहा है ये जो a है ये डिनोट ये करता है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। जब ऑल एट अ टाइम कब बात होता है तो हम n फैक्टोरियल ही तो लिखते हैं, npn, वो r क्या होता है, पूरा पूरा n हो जाता है, तो npn, इस चीज का ध्यान रखिएगा। x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, नाउ b द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट अ टाइम। मैं एक काम करता हूं, जहां तक खत्म होता है उसको लिखता चलता हूं यहाँ पर। इफ ए डिनोट द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, सॉल्यूशन अगर देखें तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू x प्लस 2 फैक्टोरियल, सिंपल। और वो कितना है आपका a, बात क्लियर है, a कितना है, x प्लस 2 फैक्टोरियल है, क्लियर है ना। b द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट अ टाइम, b क्या है, x थिंग्स में से 11 को लेना है और उनका अरेंजमेंट करना है, तो xp11 वो कितना है, b है। एक तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में। नाउ एंड सी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, c क्या है कि इन x माइनस 11 को एक बार में ही सारे लेने हैं, तो x माइनस 11 फैक्टोरियल इक्वल टू c, ये दे रखा है ऑल एट अ टाइम सच दैट, अब a की कंडीशन यहां पर दे रखी है, a कुछ इस तरह से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है यहां पर। तो देखिए अब यहां पर 1 बाई 1 इनको हम ब्रेक करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं x फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, बात क्लियर है। और यहां से आ जाएगा b, यहां है x माइनस 11 फैक्टोरियल इक्वल टू c, इसकी वैल्यू में क्या इसमें पुट कर सकता हूं क्या, जैसे ही पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, x फैक्टोरियल अपॉन में c इक्वल टू b, यहां से x फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपका b इंटू c, इतनी बात क्लियर है यहां से, ठीक है, ओके। ना यहां पर क्या दे रखा है अपने को, x प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू a, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूं थोड़ा, या एक काम कर लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको 2 मान लीजिए, तो डिवाइडेड बाई 1 इन 2, देखिए उससे होगा क्या भी, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो x प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल और यहां से b c, इसको ओपन कीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 1, एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां रोक लीजिए, अपॉन में x फैक्टोरियल इक्वल में चल रहा है a अपॉन b c, x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया यहां से, ठीक है। तो a कितना आ गया यहां से, a इक्वल टू बी सी और x प्लस 2 x प्लस 1, इतनी बात क्लियर है यहां से। मैंने a को इस तरह से बना लिया जैसे यहां पर दे रखा है, a इक्वल टू 182 BC, वैसे ही बन गया यहां पर BC, यानी कि जो 182 है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 के, सिंपल। यहां से आप क्वेश्चन आपका इजी हो गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल में 182, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 3x और यहां पर 2 इक्वल टू 182, ठीक है, 182। तो इसको अरेंज करके लिखें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये माइनस का 180, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर लगा लीजिए श्री धराचार, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गई। तो x इक्वल टू माइनस b यानी माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी कि 4a1 और माइनस का 180 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1 2,
इसको देखें तो ये -3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 729, ठीक है, अपॉन में 2। क्लियर इतना, ये आया यहाँ से। नाउ 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 27 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस माइनस 27 और अपॉन में 2। ये x की वैल्यू आ गई एक्चुअली में, पर इसमें से दो वैल्यू आती दिख रही है। एक तो x आता दिख रहा है आपको -3 माइनस 27/2, और एक दिख रहा है x इक्वल टू -3 प्लस 27/2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव में देगा, x निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, x निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x थिंग्स है ना, यहाँ पर नेगेटिव थिंग्स तो हो नहीं सकती, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करें तो ये 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 आया, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो x की आंसर जो आ गई वो आ गई 12 आ गई। तो भी प्रॉब्लम ठीक था। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रॉब्लम में ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया जैसा मैं कर रहा था तो आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।